इस वक्त दुनिया में जो प्राइम प्रॉपर्टी मार्केट है, जहां पर मुंबई ने एक सॉलिड और सस्टेनेबल रिटर्न कैपिटल वैल्यू में जो होता है वो दिया है, जो ये बताता है कि इंडियन रियल एस्टेट की कहानी क्या है और उसमें मुंबई कहां खड़ा है, और इस बात से हम देश के बाकी के रियल एस्टेट को भी कैसे समझेंगे। मुंबई स्टैंड आउट एज अ प्राइम प्रॉपर्टी स्टार, इसका अर्थ क्या है? मुंबई उन सिटीज की लिस्ट में है जहां ग्रोथ हुई है, जबकि हम जानते हैं हमारे यहाँ रेजिडेंशियल मार्केट कुछ समय थोड़ा टफ रहा है। प्राइम प्रॉपर्टीज कहते हैं, उसके मायने क्या है इस रिपोर्ट में? $2 मिलियन और उससे ऊपर जितनी भी चले जाए। ग्लोबल अनसर्टेनिटीज अपने हाई पर हैं, लेकिन मुंबई कैसे ये ग्रोथ दिखाने में कामयाब रहा है? ये जो ग्रोथ है ना, वो भारत के ग्रोथ के साथ साथ हुई है। What attracts NRI more towards मुंबई? कैपिटल गेन जो आपको मुंबई के रियल एस्टेट में मिले, सिंगापुर हांगकांग निकाल दें तो पूरे साउथ ईस्ट एशिया में कहीं नहीं मिलेगा। मुंबई 3 की बात होती है, आप पर ज्यादा फोकस करें कि रीडेवलपमेंट और इट्स बैलेंस ऑफ बोथ? रीडेवलपमेंट की आप बात करें, वो तो 1/4 ऑफ द टोटल डेवलपमेंट होगी। अफोर्डेबल हाउसिंग, जिसकी बात अभी बिल्कुल ही पीछे चली गई है। अफोर्डेबल हाउसिंग इन प्लेसेस लाइक मुंबई सिटी नॉट पॉसिबल फॉर प्राइवेट डेवलपर्स। जीएसटी की जो अनाउंसमेंट हुई है, उसका कुछ इम्पैक्ट आएगा कॉस्टिंग पे? अफोर्डेबल सेगमेंट में काफी परिवर्तन आ सकता है। कि अगला हाफ कैसा होगा? अनिश्चितताओं का समय है। ग्रोथ जो है वो अनसर्टेनिटीज के थ्रू तो नेविगेट करेगी, लेकिन ये वापस अपनी पुरानी रॉ में आ जाएगी। तमाम अनसर्टेनिटीज के बीच हो सकता है कि थोड़ी उसकी ग्रोथ रेट स्लो हो जाए, लेकिन वो रहेगा पॉजिटिव साइड पर ही। हेलो, वेलकम और बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं द रियल एसेट शो पावर्ड बाय सिग्नेचर ग्लोबल, और हमेशा की तरह हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा शो जहां पर हम बात तो रियल एस्टेट की ही करते हैं, लेकिन आपके लिए कुछ इन डेप्थ एनालिसिस लेकर आते हैं ताकि आप रियल एस्टेट को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझें। आपके सवाल निरंतर हमें मिलते हैं प्रॉपर्टी गुरु में, वहाँ के ही सवालों से कई बार ये समझने की कोशिश करते हैं या हमें समझ आता है कि आप सुनना क्या चाह रहे हैं, या आपके वो सवाल किस बड़े डिटेल्ड आंसर से एड्रेस होंगे। तो इसीलिए द रियल एसेट शो में कोशिश होती है कि रियल एस्टेट के बारे में वो रियल टॉक्स हों, वो रियल एसेट टॉक्स हों, जो आपके इस अंडरस्टैंडिंग को अबाउट द रियल एस्टेट थोड़ा बेहतर बनाएं। तो आज भी ऐसा ही एक विषय है जिसे हमने चुना है, और ये है एक रिपोर्ट बाय सेविल्स। ये सेविल्स इंटरनेशनल की रिपोर्ट है जो ये बता रही है कि इस वक्त दुनिया में जो प्राइम प्रॉपर्टी मार्केट है, उसमें हिंदुस्तान को लीड कर रहा है या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका अपना मुंबई शहर। और तमाम बड़े देशों के बड़े बड़े शहरों के बीच में मुंबई एक ऐसा शहर है, और ये बात हो रही है H1 2025 यानी कि इस साल के पहले 6 महीनों की, जहां पर मुंबई ने एक सॉलिड और सस्टेनेबल रिटर्न कैपिटल वैल्यू में जो होता है वो दिया है ऑलमोस्ट 4% के आसपास का। बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके पीछे। अच्छा, ये बात ध्यान रखने की है कि जब हम ये बात कर रहे हैं तो अब हम इंटरनेशनल लेवल पर इस चीज की तुलना कर रहे हैं। तो मुंबई इंडिया के प्राइम मार्केट्स को, इंडिया की प्राइम प्रॉपर्टीज को ऑलरेडी रिप्रेजेंट करता है, उसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन जब हम इंटरनेशनली देखते हैं तो भी मुंबई स्टैंड आउट होके आ रहा है, जो ये बताता है कि इंडियन रियल एस्टेट की कहानी क्या है और उसमें मुंबई कहां खड़ा है, और इस बात से हम देश के बाकी के रियल एस्टेट को भी कैसे समझेंगे। ग्रोथ तो हम यहां देखते ही हैं इस वक्त प्राइम प्रॉपर्टीज में, लेकिन आगे चलते हुए उसका क्या स्थिति होगी, इसमें आपके लिए क्या है, क्या समझने वाली बात है। ऐसी चीजों का रेंटल पे क्या असर पड़ता है, प्रॉपर्टीज की कीमतों पे क्या असर पड़ता है, मुंबई के लिए क्या मायने, रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए इसके क्या मायने हैं। तो ये सारी बातचीत आज हम करने वाले हैं, इस रिपोर्ट को इनफैक्ट यहाँ डिस्कस करेंगे। और ये सारी बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है अरविंद नंदन साहब, जो कि MD है रिसर्च एंड कंसल्टिंग सेविल्स इंडिया में, और इस रिपोर्ट पर डिटेल में हमें बताएंगे। और साथ ही जुड़ रहे हैं हमारे साथ निरंजन हीरानंदानी जी, जो कि चेयरमैन है हीरानंदानी ग्रुप के। प्राइम प्रॉपर्टीज के लिए पूरे देश में, पूरी दुनिया में इनफैक्ट आप जाने जाते हैं, आपका ब्रांड जाना जाता है। साथ ही आप मेरिट को, जो कि डेवलपर्स की एक संस्था है, उसके भी चेयरमैन है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। तो अरविंद जी, चूंकि रिपोर्ट आ रही है सेविल्स से, तो एक जनरल डिस्क्रिप्शन तो मैंने दर्शकों को बता दिया, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जब ग्लोबल रिपोर्ट आपकी ये कहती है कि मुंबई स्टैंड आउट एज अ प्राइम प्रॉपर्टी स्टार अमंग अदर कंट्रीज, टॉप 10 में है या टॉप 15 में है, इसके मायने क्या हैं, इसका अर्थ क्या है? जी,
सबसे पहले मैं थोड़ी सी रूपरेखा दे देता हूँ विपिन जी। देखिए, ये जो एक प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स है, ये हर साल टॉप 30 ग्लोबल प्राइम मार्केट्स का एक लिस्ट बनाता है और उनको रैंक करता है कि कहाँ सबसे ज़्यादा कैपिटल वैल्यूज़ में ग्रोथ हुई, कहाँ सबसे कम हुई, वो भी। इसके अलावा रेंटल वैल्यूज़ की भी बात करता है, क्या ग्रोथ रही, ये इसका मेन पर्पस होता है। अब इसमें जो सबसे मुख्य बात है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि इंडिया से मुंबई लगातार इसमें फीचर करता रहता है। हर साल दर साल जी। हम सब जानते हैं इंडिया का सबसे बड़ा जो प्राइम रेजिडेंशियल मार्केट है, लग्जरी मार्केट है, वो मुंबई में है। वैसे और भी शहर हैं। तो अब इसमें जो देखने वाली बात है वो ये है कि कुछ शहर हैं जिनमें पिछले 1 साल में और पिछले 6 महीने में कैपिटल और रेंटल वैल्यूज में ग्रोथ आई है, और कुछ शहर ऐसे हैं जहां पर डी ग्रोथ हुई है, यानी कि नेगेटिव ग्रोथ भी हुई है। मुंबई उन सिटीज़ की लिस्ट में है जहां ग्रोथ हुई है, जबकि हम जानते हैं हमारे यहाँ रेजिडेंशियल मार्केट पिछले कुछ समय थोड़ा टफ रहा है, लेकिन रेजिडेंशियल प्राइम जो रेजिडेंशियल है इसमें ग्रोथ आई, और मुंबई भी उस लिस्ट में है जहां पर ग्रोथ है। सबसे ज़्यादा जिसमें ग्रोथ आई है दुनिया के सारे शहरों को मिला लें तो वो टोक्यो में करीब 8% की ग्रोथ आई है सिर्फ 6 महीने में। बल्कि साल भर का देखें तो वहाँ पे करीब 16% की ग्रोथ आई है। तो टोक्यो में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, लेकिन इसके अलावा दुबई है, वहाँ पर भी बहुत ग्रोथ है। ऐसे कई शहर हैं, करीब 17-18 ऐसे शहर हैं जहाँ पर ग्रोथ है, और मुंबई उनमें से एक है। तो हमारे यहाँ 8% की ग्रोथ तो नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ फिर भी अच्छी खासी 2.5 से 3% के आसपास की ग्रोथ है ऑन एन एवरेज। 3.9 टू बी प्रिसाइज, जिसे मैंने एक जनरल में 4% बोल दिया जी, राइट। तो ये जो ग्रोथ है ये हमारे मार्केट को वर्ल्ड की सबसे जो प्रमुख मार्केट है उनके बीच रखता है। ज़्यादातर एशियन मार्केट्स में एक डी ग्रोथ आई है, हम आगे उस पर बात कर लेंगे। खासकर चाइना के मार्केट्स में डी ग्रोथ आई है, और उसके अलावा लॉस एंजलिस और लंदन के मार्केट्स में भी डी ग्रोथ है, लेकिन फॉर्चुनेटली मुंबई में आज भी ग्रोथ बरकरार है। तो ये इसकी समरी है। एक छोटा सा सवाल यहाँ पे सप्लीमेंट्री है कि जब आप प्राइम प्रॉपर्टीज कहते हैं तो उसके मायने क्या है इस रिपोर्ट में? देखिए, वैसे तो प्राइम की डेफिनेशन बहुत वेरी करती है, लेकिन एक मोटे तौर पर, जैसा इस रिपोर्ट में आगे एक डिस्क्रिप्शन में है भी, कि $2 मिलियन की एक जो प्रॉपर्टी है और उससे ऊपर जितनी भी चले जाएं, तो वो सारी प्राइम के अंदर आप गिन सकते हैं। तो $2 मिलियन आज लगभग आपका 8-8.5 करोड़ या ऐसा कुछ हो जाता है। तो आप अंदाज़ा मान के चलिए 6-7-8 करोड़ के आसपास, या और उससे ऊपर जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सब प्राइम में, लग्जरी में, अल्ट्रा प्राइम में फिर चली जाती है। तो उस लाइन से ऊपर जो भी हैं उन प्रॉपर्टीज की बात ये हो रही है। तो ये डेफिनेटली अफोर्डेबल या मिड इनकम हाउसिंग तो नहीं है, राइट। निरंजन जी, तो पहला कमेंट इस रिपोर्ट पर आपका। देखिए, मुंबई फीचर कर रहा है प्राइम प्रॉपर्टीज में, और अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज मुझे जो है कि ये रिपोर्ट ये बता रही है कि ये एक ऐसे समय में है जब ग्लोबल अनसर्टेनिटीज अपने हाई पर हैं। अमेरिका के कई शहर, चाइना के कई बड़े बड़े शहर, या लंदन, ऐसे शहर भी डी ग्रोथ की तरफ चले गए, लेकिन मुंबई कैसे ये ग्रोथ दिखाने में कामयाब रहा है? और 4% इज अ गुड नंबर, आई थिंक आई कैन से। सर, आप म्यूट पर हैं शायद। विपिन जी, जो साविल का जो रिपोर्ट है वो बहुत ही स्पष्ट है कि जो प्रगति हुई है हमारे शहर में, वो पहले हम सुनते थे, जानते थे, लेकिन अब उसकी मेजरमेंट किया गया है पूरे विश्व में जो है, और उसके बराबर में हम कहां पहुंचे हैं। लेकिन ये जो ग्रोथ है ना, वो ओवरऑल इंडिया, भारत के ग्रोथ के साथ साथ हुई है, और आज की तारीख में इसका जो ग्रोथ कंटिन्यू हो रहा है वो और भी तेजी से होने हैं, क्योंकि जो आज के तारीख में मुंबई में जो परिवर्तन आया है वो हाई एंड प्रॉपर्टीज और इंफ्रास्ट्रक्चर, मुंबई की परिवर्तन काफी हो रही है। तो ये दोनों को आप मिलाकर करेंगे तो मेरे अंदाज से ये जो परिवर्तन आ गया है वो शायद शुरुआत ही हुई है, और जो आप 2.5 और 3.9 की बात कर रहे हैं, अगले साल आप इसको और भी बढ़ोतरी देखेंगे,
क्योंकि जो हाई एंड प्रॉपर्टीज की डिमांड काफी बढ़ गई है, और मुंबई को काफी लोग जो पहले यहाँ रहने को तैयार नहीं थे, जो विलायत जाते थे या दूसरी शहर में जाते थे, वो अब मुंबई में ये प्रॉपर्टीज खरीदने शुरुआत कर दी है। और काफी एनआरआईज जो भी हैं वो भी मुंबई में अभी प्रॉपर्टीज लेना चाहते हैं और यहाँ आ रहे हैं। तो ये जो रिवर्स ट्रैवल हो गया है, और शायद थोड़े जो हम देख रहे हैं आंकड़े वो अमेरिका से भी आ रहे हैं और कुछ लंदन यूके से आ गए हैं, जहां वहां टैक्सेशन का पूरा सिस्टम चेंज हो गया है, और हाई नेटवर्थ और जो लग्जरी प्रॉपर्टीज है वहां टैक्सेशन सिस्टम जो परिवर्तन हुआ है उसके कारण भी ये रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है। तो मेरे अंदाज से ये तो हमें पहले भी दिख रहा था, और अभी साविल्स कंफर्म कर रहे हैं कि ये जो हम देख रहे थे और सुन रहे थे वो एक्चुअली ग्राउंड पर मेजरमेंट में विश्व के जो बराबर में मेजरमेंट में है, वो साविल के रिपोर्ट आज दिखा रही। राइट। तो निरंजन जी, इसमें एक सवाल मैं आपसे और ले लेता हूं कि हमने पहले भी एक शो में डिस्कस किया था कि किस तरीके से मुंबई में हाई एंड लग्जरीज वो रिकॉर्ड बन रहे हैं। एक पर्टिकुलर बिल्डिंग में इतना 750 करोड़ रुपए का डील हो गया, और ऐसी कई डील्स जो हैं हमें सुनने को अब दिखाई दे रही है। व्हाट एग्जैक्टली, देखिए मुंबई कॉरपोरेट हब है, वो हम जानते हैं और हमेशा से है। आपने कुछ एक कारण अभी बताए भी, लेकिन अभी वो ऐसा क्या कैटलिस्ट है, वो ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से एक मैग्नेट जैसा काम कर रही। देखिए गुरुग्राम भी है जिसकी मैं बात करना चाहूंगा, वहां से भी हमने कई रिपोर्ट्स देखी साल भर में, लेकिन वो यहां फीचर नहीं कर पाया। वाई मुंबई? विपिन जी, इसमें एक फैक्टर नहीं होता, ये कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स है। कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स गिना जाए तो देश की प्रगति हो रही है, रिच और फेमस मुंबई में रहना चाहते हैं। नंबर 3, जो इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स के बने हैं, कोस्टल रोड के बन गए हैं, क्रॉस हार्बर ब्रिज बना है, नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, ये सब आप देखा जाए तो मेरे अंदाज से इसके कारण भी लोग हाई एंड प्रॉपर्टीज आज के तारीख में ज्यादा डिमांड हो रहे हैं। तीसरी बात रही है वो है एजुकेशन। सरकार अभी जो एजुकेशन और वो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो पहले मुंबई में नहीं थी, आज पांच यूनिवर्सिटी चाहते हैं कि उनका बेस नवी मुंबई में रहे। जो सरकार अभी 200 एकड़ सिर्फ एजुकेशन कैंपसेस कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटैलिटी, मेरे अंदाज से ये सब जो हो रहा है वो परिवर्तन रैपिडली आज की तारीख में मुंबई शहर में हो रहा है। तो ये अट्रैक्टिव वापस हुआ है। तो एक फैक्टर नहीं है विपिन जी, ये कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर है। देश में प्रगति, वेल्थ क्रिएशन बढ़ गया है, लोगों के पास जो प्रॉफिट टेकिंग हुआ है कैपिटल मार्केट से लिया है या दूसरे मार्केट्स के कारण हुआ है, वो अब ज्यादा कीमती घर खरीदना चाहते हैं। और लास्ट ऑफ ऑल पॉइंट, एनआरआई इन्वेस्टमेंट आज मुंबई में जरूर बढ़ गया है और वो काफी लोग यहाँ बड़े घर खरीदना चाहते हैं। इसलिए ये 4-5 फैक्टर्स कंबाइन होके इसकी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी बढ़ रही है। एक बात नहीं है, इट इज नॉट ओनली वन फैक्टर। राइट, अलग अलग चीजें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ। और एक एनआरआई वाला पॉइंट भी सर ने मेंशन किया जो इस रिपोर्ट में भी अरविंद जी मेंशन है। तो एनआरआई इन पर्टिकुलर, देखिए गुड़गांव में भी काफ़ी एनआरआई एक्टिविटी है, मुंबई में भी है, और मुझे लगता है बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहरों में भी है। लेकिन जब एक प्लेट पे 4 चीज़ें होती होंगी तो व्हाट अट्रैक्ट्स एनआरआई मोर टुवर्ड्स मुंबई? यहाँ पर वो ऐसा क्या देखते हैं? जी देखिए, मेरे ख्याल निरंजन जी ने काफ़ी पॉइंट्स ऑलरेडी कह दिए हैं इस पर। मैं एक पॉइंट और कहना चाहता हूँ। जो वेल्थ का जो अट्रैक्शन होता है वो उस जगह पर होता है जहाँ सबसे ज़्यादा उसकी लॉन्ग टर्म में ग्रोथ हो, रिटर्न्स भी अच्छे आए एनुअल बेसिस पर। अब ये कई चीज़ों से डिटरमिन होता है। थोड़ी देर के लिए अगर आप रेजिडेंशियल को छोड़ भी दें, मैं एनआरआई पे आता हूँ, आप कमर्शियल रियल एस्टेट को ले लीजिए। कमर्शियल रियल एस्टेट भी मुंबई का ही सबसे महंगा है, बैंगलोर से ज़्यादा, गुड़गांव से ज़्यादा या कहीं और से भी ज़्यादा। और इनफैक्ट हम तो ये भी कहते हैं कि जो मुंबई का रियल एस्टेट है सबसे महंगा, वो पूरे साउथ एशिया का सबसे महंगा रियल एस्टेट है। अगर आप सिंगापुर, हांगकांग छोड़ दें तो पूरे साउथ ईस्ट एशिया का सबसे महंगा रियल एस्टेट है। तो रियल एस्टेट एज एन इन्वेस्टमेंट प्रोपोजिशन अपने आप में मुंबई में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल है, वगैरह वगैरह। तो अब अगर एनआरआई की बात करें तो देखिए, एनआरआईज के लिए
हम जानते हैं इंडिया में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के प्रोविजंस हैं, एनआरआईज ही नहीं पीआईओज भी कर सकते हैं, तो सारे कर सकते हैं। अब उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन ये हो जाता है कि हो सकता है या तो वो आके कभी यहाँ रहना चाहें, वो एक फैक्टर है, लेकिन ज़्यादातर इसलिए इन्वेस्ट करेंगे कि 8-10 साल, 5 साल बाद, 10 साल बाद अगर वो उसको बेचते हैं तो सबसे ज़्यादा उनको कहाँ पर उसका टर्नओवर प्राइस मिलेगा, राइट, अप्रिसिएशन कहाँ मिलेगा, और उस दौरान अगर उनको इन्वेस्टमेंट की यील्ड मिल रही है तो वो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगी। अब अनफॉर्चुनेटली रेजिडेंशियल यील्ड हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं है, तो कैपिटल गेन्स पर ही लोग काम करते हैं। तो कैपिटल गेन, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो आपको मुंबई के रियल एस्टेट में मिलेगी, खासकर हाई एंड रियल एस्टेट में, वो आप दूसरे शहरों से कंपेयर नहीं कर पाएंगे। बल्कि जैसा मैंने कहा, आप पूरे साउथ एशिया को ले लीजिए, कहीं नहीं मिलेगा, और सिंगापुर, हांगकांग निकाल दें तो पूरे साउथ ईस्ट एशिया में कहीं नहीं मिलेगा। तो एनआरआईज का सबसे, मेरा ख्याल है, बहुत आसान सा चॉइस होती है कि वो मुंबई में इन्वेस्ट करें, और अगर हाई एंड में कर रहे हैं तो फिर मुंबई से ज़्यादा अच्छा उनके लिए दूसरा कोई प्रोपोजिशन नहीं हो सकता। हाँ, मैं उन एनआरआई इन्वेस्टर्स को भी जानता हूँ जो किसी खास वजह से सिर्फ हैदराबाद या सिर्फ बैंगलोर में या सिर्फ लुधियाना में करना चाहते हैं, लेकिन वो एक अलग कंसिडरेशन है। एक जनरल तौर पर बात करते हैं तो मुंबई आपको बड़ा आसान सा प्रोपोजिशन दिखाई पड़ता है। तो निरंजन सर, क्योंकि बात हो रही है प्राइम प्रॉपर्टीज की, लग्जरी प्रॉपर्टीज की, एनआरआईज तो एक पर्टिकुलर ग्रुप हो गया, बाकी जो एक जनरल मास है जो पोटेंशियल रखता है इस लेवल की प्रॉपर्टी लेने में, उसका क्या हिसाब किताब है? आप चूंकि खुद डेवलपर हैं, तो ग्राउंड पर वो क्या रिस्पॉन्स है? क्या अभी भी लोग वो प्राइम प्रॉपर्टीज के लिए सर्च कर रहे हैं, अभी भी लोकेशन के लिए सर्च कर रहे हैं, अभी भी फैसिलिटीज के लिए सर्च कर रहे हैं? क्या उनके दिमाग में रहता है व्हेन दे आर लुकिंग फॉर प्राइम प्रॉपर्टीज? लग्जरी प्रॉपर्टीज तो लग्जरी होती है, जो रेगुलर एमिनिटीज बिल्डिंग्स में रहती है, पीपल विल टेक फॉर ग्रांटेड। उनको तो वो मिलना ही है, स्विमिंग पूल होना ही है, क्लब हाउस होना ही है, अच्छे लॉबीज तो होने हैं। लेकिन अलग अलग बातें हैं। एक तो लोकेशन प्राइम एरियाज में, साउथ मुंबई हो, बांद्रा हो, रिक्लेमेशन एरिया हो, ऐसे ऐसे प्राइम प्रॉपर्टीज अलग अलग एरिया में एक रहता है कि द रिच एंड द फेमस स्टे देयर, सो और द पावरफुल पीपल स्टे देयर। तो कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिन चुने हुए एरियाज में थे, जो लोग चाहते हैं कि अलोंग विथ additional amenities and quality of the building, they also need that type of location, कि जो वो चाहते हैं कि हम ये एड्रेस लोगों को बता सके कि हम ये एड्रेस या ये बिल्डिंग या ये कॉम्प्लेक्स के अंदर हम रहते हैं। सो आई थिंक दैट बिकम्स ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ऑफ कोर्स उन लोग को गार्डन व्यू चाहिए या सी व्यू चाहिए या अलग अलग चाहिए, या पेंट हाउस होना है अपने मकानों के, बिल्डिंग के टॉप बिल्डिंग, या वो फेमस हो, या डुप्लेक्स अपार्टमेंट्स हो। तो अलग अलग किस्म की डिमांड रहती है, और जो डेवलपर्स हैं वो भी उस हिसाब से बना रहे हैं। तो काफी जो हाई नेटवर्क होते हैं वो ये चॉइस के लिए ढूंढते हैं, चाहते हैं, और अलग अलग डेवलपर भी उस तरीके से बना रहे हैं या प्रेजेंट कर रहे हैं कि हम ये सब सुविधाएं, ये एड्रेस को आपको दिलाते हैं। तो मेरे अंदाज से, और लोगों को पता है। सेकंड पॉइंट जो है वो है ब्रांडेड डेवलपर्स। ब्रांडेड जो भी डेवलपर्स आते हैं उनको इजी पड़ता है, क्योंकि लोग इंटरनेशनल हो, लोकल हो, वो जानते हैं कि वो डिलीवरी हो जाएगी वो प्रोजेक्ट्स की। तो इसके हिसाब से मैं समझता हूं कि जैसे मेरे साविल की रिपोर्ट्स हैं कि या दूसरे रिपोर्ट्स हैं, आज की तारीख में जो ग्रोथ रहा है वो टॉप 20 डेवलपर्स जो हैं उनके पास लगभग 22% ओवरऑल ग्रोथ और पोजीशन रहा है इन द ओवरऑल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टीज दैट इज कमिंग इनटू द मार्केट। तो मेरे अंदाज से ये कंसोलिडेशन भी हो रहा है। सो ब्रांडेड डेवलपर्स, पीपल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रांड, पीपल आर गोइंग मोर फॉर परचेसिंग फ्रॉम देम। तो ये 3-4 बातें हैं जो मेरे अंदाज से high net worth people who want to buy these type of properties, luxury high-end properties, are looking for. आप सही कह रहे हैं। शायद वो रिपोर्ट मैंने भी कहीं देखी जिसमें वो एक वैल्यू के हिसाब से सम 53,000 करोड़ ऑफ
टोटल सेल्स कुछ रजिस्टर हुई एक क्वार्टर के अंदर, एंड दे आर कमिंग फ्रॉम द टॉप 20 डेवलपर्स, और वो इस तरह की कोई एक रिपोर्ट थी। निरंजन सर, एक और सवाल मैं यहाँ पे पूछ लेता हूँ, वो ये कि मुंबई की क्योंकि बात हो रही है और उसके पोटेंशियल की बात हो रही है, तो अब देखिए डीएलएफ यहाँ आ चुका है, प्रेस्टीज यहाँ ऑलरेडी काम कर रहा है, और भी कई डेवलपर हैं जो पैन इंडिया में नाम रखते हैं, लेकिन अब वो मुंबई की तरफ रुख कर रहे हैं जो पहले नहीं था। क्या ये भी मतलब वो भी यही चीज़ देखते हुए आ रहे हैं कि मुंबई में जितना ग्रोथ पोटेंशियल है, जितना यहाँ पर रिटर्न है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल वैल्यू या इन टर्म्स ऑफ प्राइस, वो दूसरे शहर में अभी भी नहीं है? विपिन जी, मेरे अंदाज से जहां भी हम देखते हैं कि अपॉर्चुनिटीज हैं, जहां ग्रोथ है, वहां ऑब्वियसली डेवलपर्स दूसरे शहरों से आएंगे। और आज की तारीख में मुंबई शहर में डेफिनेटली एक अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन है कि ग्रोथ होना है और लोग यहां खरीद रहे हैं, एंड पीपल हैव द कैपेसिटी टू बाय। एंड बाहर के लोग ये चाहते हैं कि हम मुंबई शहर में हम मकान ले। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स अगेन है। हम ये कहेंगे कि इट इज ओनली ड्यू टू वन फैक्टर, ऐसी बात नहीं रहती। So it is a combination of factors which is going to make this particular thing much more attractive than you can possibly be. और ये कंटिन्यू रहेगा। ये ऐसे नहीं है कि ये एक साल के लिए। मेरे अंदाज से 25-26 is going to be a much bigger year and capital growth than you have seen in 24 and 25. ये आप देखिएगा, और डिमांड भी उस हिसाब से बढ़ रहा है, क्योंकि देखा देखी की बात है। आपने खरीद लिया, you are a rich person or you are a leader in the place and you have bought a property of 18 crores or 20 crores, मैं भी कोई कम नहीं, वो भी चाहते हैं कि हम भी खरीदें, हम भी दिखाएं कि हमारा भी ये वर्थ है। तो इस हिसाब से मेरे अंदाज है कि जहां काफी लोग ले रहे हैं ना, और लोग आते हैं, ये इसलिए ये डेवलपर्स जो बाहर के हैं, डीएलएफ हैं, एम्बेसी हैं, प्रेस्टीज हैं, वो मुंबई शहर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि दूसरे पहले आ गए, और उनका जो मुनाफा दिख रहा है या टर्नओवर दिख रहा है या डिमांड दिख रहे हैं, उसके हिसाब से और भी वो आना चाहते हैं। और अभी आप मिस कर दिए, अदानी साहब भी काफी मुंबई शहर में फोकस कर रहे हैं, और उनका भी काफी प्रोजेक्ट्स यहाँ मुंबई शहर में आ रहे हैं। धरावी के अलावा दूसरे भी प्रोजेक्ट्स में वो रुचि ले रहे हैं। तो मेरे अंदाज से टॉप एंड जो प्रोजेक्ट्स हैं मुंबई में कंटिन्यू रहेंगे और भी रहेंगे। और ऐसे नहीं है कि दूसरे शहर के नजदीक नहीं होंगे। जैसे मेरे अंदाज से जावर बन रहा है, तो जावर के नजदीक भी आप देखेंगे होगा, पर शायद 1-2 साल और लगेंगे बिफोर जावर की वो खींच हो। और वहां हमें ये भी देखना है कि रिच एंड फेमस पीपल आर दे गोइंग टू गो टू जावर और दे आर गोइंग टू स्टे इन दिल्ली एंड गुड़गांव। तो वो भी एक परिवर्तन आना है कि वेदर द powerful people, the rich people, the high-end net worth people find that location attractive, because सिर्फ घर की जरूरत नहीं है, मकान की जरूरत नहीं है, एम्यूनिटीज की जरूरत नहीं है, एक माहौल बनाना पड़ता है, एक डेस्टिनेशन बनाना पड़ता है। और ये डेस्टिनेशन के कारण ये हाई नेटवर्थ लोग ज्यादा प्राइस देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आप एनसीआर जा रहे हैं कि नहीं सर? फिर जवाहर एयरपोर्ट। गुड क्वेश्चन। चलिए अरविंद सर, आपने एक रेंटल वाली बात भी कही थी, वो रेंटल वाला पॉइंट क्या है जो इस रिपोर्ट में निकल कर आता है? मतलब अभी एक रेंटल यील्ड आपने जिक्र की कि अपने यहाँ इतनी अच्छी नहीं होती है रेजिडेंशियल पर, लेकिन ये किस रेंटल की बात करती है रिपोर्ट? जी, उस पर आने से पहले अगर एक पॉइंट और कवर कर दूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। देखिए, यूटिलिटी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी प्रोडक्ट का, चाहे आप गाड़ी लें, चाहे आप कोई कंज्यूमर गुड लें या घर लें, यूटिलिटी फंक्शनलिटी तो होनी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे आप उसकी पोजीशनिंग बढ़ाते हैं तो उसके साथ बहुत सारे सिग्नेचर्स का आना ज़रूरी होता है। वही उसकी ब्रांडिंग, वही उसकी इमेजरी, पोजीशनिंग क्रिएट करते हैं। मुंबई एक ऐसी चीज़ देता है जो हमारे दूसरे बड़े शहर, ज़्यादातर बड़े शहर नहीं दे पाते। सी है यहाँ पर। आप देखें वर्ल्ड वाइड जो बड़े लग्जरी प्रीमियम रियल एस्टेट हैं, वो या तो सी या माउंटेन या किसी स्की रिजॉर्ट या इस तरह की जो एडिशनल उसमें सिग्नेचर जुड़ती है, वो उसको लेकर अपनी ब्रांडिंग को एलिवेट करते हैं। यही हाल आप दूसरे किसी प्रोडक्ट में भी देख सकते हैं। तो ये ऐसा यूनिक सा फीचर है इस शहर के पास। चेन्नई भी है, कैलकाटा भी है, लेकिन उनके पास बाकी सारे डायनामिक्स नहीं है।
तो इसलिए एक बहुत बड़ा एडवांटेजेस फैक्टर मुंबई के पास है, जो मैं कहना चाहता था बाकी सारी बातों में। रेंटल पे अगर मैं बात करूं, देखिए हम करीब 24-25 साल पहले हमारे यहाँ रेजिडेंशियल यील्ड थोड़ी बेहतर निकल जाती थी। अच्छा, ऐसा था क्या? जी, 3.5-4%, मेरा ख्याल है निरंजन सर तो और ज़्यादा उसकी डिटेल बता पाएंगे, लेकिन हमने भी देखा था 3.5-4% ऐसी होती थी। लेकिन वो तमाम वजहों से अब वो काफ़ी कंप्रेस हो गई है, तो वो अब आमतौर पर 1.5-2%, 2.5% तक सीमित रह गई है। इस रिपोर्ट में मैं उस रेलेवेंट पेज को निकाल भी रहा हूँ, ये बताया गया है कि रेंटल ग्रोथ भी जो है, जैसे कैपिटल ग्रोथ की हमने बात की, दुनिया के सभी बड़े शहरों में हुई है, उसी तरह रेंटल ग्रोथ भी हुई है। तो रेंटल जो यील्ड है, यील्ड तो शायद बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुई है, लेकिन एक चीज़ देखने को मिली है दुनिया के तमाम बड़े शहरों में कि रेंटल ग्रोथ जो है वो कैपिटल ग्रोथ से थोड़ी ज़्यादा तेज़ हुई है। अब इसके बहुत सारे इम्प्लीकेशंस भी हैं, रीजंस भी हैं। तो मुंबई में भी हमने देखा है कि रेंटल ग्रोथ जो है वो थोड़ी अच्छी स्पीड से हुई है। हमने रिपोर्ट में इस पर थोड़ा डिटेल में बात की है, आप चाहें तो उसकी लिंक भी डाल सकते हैं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि ग्लोबल इस समय जो एक अनसर्टेनिटी आई और कैपिटल पर एक थ्रेट सा आया, उसकी वजह से कई जगह हालांकि कैपिटल वैल्यूज बढ़ी हैं, पर कैपिटल इन्वेस्ट करने में थोड़ा सा संकोच बढ़ा दुनिया के कई शहरों में। तो हालांकि हमारे साल भर की ग्रोथ अच्छी दिखाई पड़ी है, लेकिन अगर आप इसे देखें तो पिछले पीरियड से ये थोड़ी सी कम है ग्रोथ, कैपिटल में भी, रेंटल में भी। तो हो ये रहा है कि बिकॉज ऑफ ऑल दीज अनसर्टेनिटीज, थ्रेट्स, या एक अनसर्टेनिटी फ्यूचर के बारे में है कि पता नहीं अगले साल क्या हो जाएगा, कहीं और टैरिफ वॉर एग्रेवेट तो नहीं हो जाएगा, या ऐसी अनसर्टेनिटीज की वजह से जो कैपिटल वैल्यू की जो ग्रोथ जिस स्पीड से हुई है उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से रेंटल की ग्रोथ हुई है। तो ये एक तरह से दिखाता है कि लोगों ने इस समय रिस्क को थोड़ा सा हेज किया है और रेंटल एसेट्स पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ये कतई कहने का मतलब नहीं है कि खरीदी में कोई कमी आई है, पर खरीदी की जिस स्पीड से वैल्यू बढ़ी है उससे ज़्यादा स्पीड से रेंटल की वैल्यू बढ़ी है, ये इसमें साफ साफ दिखाई पड़ता है। और इसमें भी करीब वही सारे शहर हैं जिनमें कैपिटल ग्रोथ हुई है, लगभग उन्हीं में रेंटल ग्रोथ भी उसी स्पीड से। हालांकि मुंबई के लिए शायद एक थोड़ा स्पेसिफिक फैक्टर उसमें रीडेवलपमेंट हो जाता है। जब बड़े स्केल पे रीडेवलपमेंट होता है तो डेफिनेटली जो रेंटल्स हैं वो ऊपर जाते हैं। जी। और रीडेवलपमेंट हमारे इस मुंबई शहर का एक बहुत यूनिक सा फीचर है, वैसे सभी शहरों में है, लेकिन यहाँ पर तो खासकर ये एक बहुत ही यूनिक सा फीचर है, अपने आप में एक पूरा सब्जेक्ट है। और इस समय रीडेवलपमेंट पर काफ़ी काम भी चल रहा है। तो रीडेवलपमेंट अपने आप आपके रेंटल मार्केट को एक तरह से बूस्ट देता ज़रूर है। तो वो भी एक विषय है जिस पर हम अलग से बात कर सकते हैं, पर कहने का मतलब ये है कि रेंटल ग्रोथ जो है इस समय काफ़ी स्ट्रांग है बनिस्बत कैपिटल ग्रोथ के। ये बहुत साफ साफ दिखाई पड़ता है। क्योंकि रीडेवलपमेंट की बात आई तो निरंजन सर, अब मुंबई में आई थिंक इस समय जितनी रीडेवलपमेंट एक्टिविटी है वो ऑल टाइम हाई है। इतना एक साथ, चाहे वो धारावी का आपने भी जिक्र किया था, वो पर्टिकुलर टाइप का रीडेवलपमेंट हो या फिर अदरवाइज जो रेगुलर रीडेवलपमेंट होता है, बट क्या इस शहर के पास रीडेवलपमेंट के अलावा और कोई दूसरी तरीका या गुंजाइश नहीं? आई नो, मतलब लैंड तो इज अ कांस्टेंट थिंग, उसमें तो आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो मुंबई 3 की बात होती है, आपने बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी वाला बना दिया है, तो क्या उस पर ज्यादा फोकस करें कि रीडेवलपमेंट, और इट्स बैलेंस ऑफ बोथ? विपिन जी, मुंबई शहर को ट्रिपल एडवांटेज है। फर्स्ट एडवांटेज ये है कि जो जुने हो गए उसको सरकार ने एडिशनल एफएसआई दे दी, इसलिए रीडेवलपमेंट हैज बिकम प्रॉफिटेबल और लोगों को जो घर थे उनको बड़े घर मिल रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मेरे अंदाज से ये बहुत बड़ी बात है। इसके कारण रीडेवलपमेंट पे काफी जोर रहेगा और काफी आप अगले 5-10 साल तक रीडेवलपमेंट की जारी रहेगी। सो दैट इज वन। सेकेंड, जो अदानी साहब कर रहे हैं हमारे धारावी में, वो काफी और भी स्कीम्स रीडेवलपमेंट ऑफ स्लम्स हो रही है और देवेंद्र फडणवीस का साहब का टारगेट है कि अगले 10 साल के अंदर हम मुंबई के जितने भी झोपड़पट्टी हैं उनको साफ कर देंगे। अभी 10 साल में हो, 5 साल में हो या 15 साल में हो, एक जारी हो रहा है कि ये भी सेक्टर में काफी जोर आएगा। तीसरी बात रही न्यू बॉम्बे, मुंबई 3.0, पनवेल, नवी मुंबई, क्रॉस हार्बर ब्रिज करके वहां जैसे अभी बता रहे हैं कि वहां जैसे दिल्ली एयरपोर्ट के पास एरो सिटी है, वहां करना चाहते हैं।
वहाँ एजुकेशन सिटी आ रही है, वो आ रही है। थर्ड, पूरी डेवलपमेंट आईटी सेक्टर के वहाँ आ रही है, तो वो नया होगा। रेलवे लाइन की एक्सटेंशन वहाँ जा रही है, वो हो रहा है। और मेट्रो ट्रेन वहाँ आ रही है। मुंबई में 300 किलोमीटर की मेट्रो 2 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। तो मेरे अंदाज से जो रीडेवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं, वो तो 1/3 और 1/4 ऑफ द टोटल डेवलपमेंट होगी। और काफी एरिया जो पेरिफेरल एरियाज के हैं उसमें ज्यादा होने वाली है, जैसे पनवेल एरिया है, या नवी मुंबई के आगे थोड़ा अलीबाग है। ये सब जो एरियाज में डेवलपमेंट अब होने वाली है, वो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। तो ये दोनों मिलके मेरे अंदाज से डेवलपमेंट ऑफ मुंबई एंड मुंबई रीजन इज गोइंग टू बी मच मच बिगर। एक और पॉइंट जो पहले पॉइंट में मैं ऐड करना चाहता हूं, जो साहब ने कहा, वो है जॉइंट फैमिली की डिस्ट्रक्शन। आज की तारीख में पहले हम सोचते थे 20 साल 25 साल पहले कि जॉइंट फैमिली साथ में रहते थे, या एक मकान में रहते थे, या एक बंगलों में रहते थे, एक साथ में रहना चाहते हैं। दैट कॉन्सेप्ट इज स्लोली इज डिमोलिशिंग और इट इज डिसअपियरिंग। तो जितने भी रिच एंड फेमस हैं, 3 बच्चे हैं तो 4 मकान बनते हैं। तो पहले तो क्या था, एक बड़े मकान में रह जाते थे कैसे भी, लेकिन अब ऐसे नहीं हो रहा है। हर एक को अपना अलग मकान, अलग डुप्लेक्स अपार्टमेंट, अलग अलग बंगलो, या कुछ ना कुछ वहां चाहिए। तो मेरा अंदाज से जो डिमांड साइड है वो इसके कारण भी काफी बढ़ रहा है। तो ये दो चीजें हैं कि रीडेवलपमेंट के साथ साथ में ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ मुंबई एंड मुंबई रीजन, और इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार अच्छी तरह से बना रही है। तो मेरे अंदाज से ये जितनी भी हम बात कर रहे हैं उसको बढ़ोतरी देने के लिए सरकार काफी कर रहा है। तो इट इज नॉट ओनली द टॉप एंड ऑफ द थिंग विच इज गोइंग टू ग्रो, बट ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी विल ग्रो, इंक्लूडिंग हॉस्पिटैलिटी। शायद सरकार अभी हॉस्पिटैलिटी के ऊपर पॉलिसी निकाली है, वहां हॉस्पिटैलिटी भी काफी ग्रोथ मुंबई रीजन, अलीबाग, नवी मुंबई में हो जाएगी। राइट अरविंद जी, इस पर आपकी कोई राय, हाउ मुंबई विल ग्रो यहाँ से? हाँ, नहीं मैं काफ़ी बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए, मुंबई का इस समय जो स्टॉक क्रिएशन हो रहा है रियल एस्टेट में, और रेजिडेंशियल रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं, तो एक तो वो है जो कि नई लैंड्स पर बन रहा है, जो नए प्रीसिंक्ट बन रहे हैं, जैसे नवी मुंबई, जिसको निरंजन जी ने कहा मुंबई 3.0, वो बन रहा है। लेकिन उसको करने की भी एक सीमा है। मुंबई को बहुत सख्त ज़रूरत है कि जो एग्जिस्टिंग रियल एस्टेट है, जो करोड़ों करोड़ों स्क्वायर फुट बना हुआ है और जो 50-100 साल पुराना हो गया है, उसको दोबारा बनाए, और वहीं रीडेवलपमेंट रोल प्ले करता है। रीडेवलपमेंट के लिए हमारे पास इस समय बड़ा अच्छा ताना बाना तैयार है। तो DCPR 2034 जो है, जो डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रूल्स हैं, उसमें रूल 33 के तहत ये आता है। उसमें अगर आप ध्यान से देखें, या हमारे दर्शक भी उसको ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें, उसमें इतनी कैटेगरीज बनाई हुई हैं, सेस्ड बिल्डिंग्स, नॉन सेस्ड बिल्डिंग्स, स्लम रिहैबिलिटेशन में धारावी के लिए अलग से एक प्रोविज़न है, और ऐसे तमाम प्रोविजंस हैं। तो ये जो हमारा स्टॉक बना बनाया है, जो डिफंक्ट हो रहा है, या यूटिलिटी उसकी अब काफ़ी कम हो गई है, कुंद हो गई है, उसको बढ़ा के एडिशनल FSI मिल रही है, उसको बना करके हम इस शहर को काफ़ी नया स्टॉक दे सकते हैं। ये कोई रातों रात नहीं हो जाएगा, दिस इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस, लेकिन इसको करने की बहुत ज़रूरत है। तो एक तो वो है कि हम नया स्टॉक बना रहे हैं, नए नए अर्बन प्रीसिंक्ट्स बना रहे हैं, जहाँ पर नया स्टॉक बनेगा, जहाँ लोग रहेंगे जाके। लेकिन जो बना बनाया है, जो अब अपनी यूटिलिटी का 30-40% पे काम कर रहा है, उसको रिजुवेनेट करके, और जैसा मैंने बताया तमाम प्रोविजंस है रूल 33 में, अगर आप देख लें 33, 7, 10 ऐसे तमाम उसमें कैटेगरीज हैं, उसके तहत डेवलप करें, तो इसमें बहुत कुछ करने की संभावना है। देखिए, एक अगर आप गूगल भी करें तो आपको एक सादा सा आंकड़ा मिल जाएगा, 13,900 कुछ यूनिट्स हैं जो कि सरकारी हैं, जिन पर रीडेवलपमेंट होना है, पर ये बहुत एक छोटा सा हिस्सा है। हमने रीडेवलपमेंट पे भी कुछ दिनों पहले एक स्टडी की थी। अगर आप उसको छोड़कर, या उसके साथ जो बाकी और बिल्डिंगें जो तैयार हो रही हैं, तो 20, 22, 25 हज़ार ऐसे प्रोजेक्ट्स आपको मिल जाएंगे जहां पे रीडेवलपमेंट होना है। तो रीडेवलपमेंट अपने आप में मुंबई में एक नई प्राणवायु डाल देगा, ऐसा मेरा मानना है। तो नए डेवलपमेंट तो जो होंगे ही, हमने अटल सेतु बना लिया, तो पनवेल की तरफ नया डेवलपमेंट होगा, नवी मुंबई में होगा,
और बाकी शहर में होगा, लेकिन रीडेवलपमेंट के थ्रू आप एक, तो इन दोनों आयामों पर अगर आप काम करें तो मुंबई के पास बहुत स्टॉक क्रिएशन की अभी पॉसिबिलिटी बची हुई है आने वाले समय। यहाँ पर निरंजन सर एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा। आपने भी कहा कि चूंकि सरकार ने ज्यादा एफएसआई दे दिया है तो रीडेवलपमेंट अब प्रॉफिटेबल हो गया है, दैट इज अ गुड थिंग, और लोगों को उसमें जो वहाँ ऑलरेडी थे रह रहे हैं उनको बड़े घर भी मिल रहे हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। लेकिन ये जो पूरी प्रोसेस है रीडेवलपमेंट की, जितना मैं सुनता हूँ, जानता हूँ, खबरें पढ़ता हूँ, लोग बोलते हैं, बहुत टीडियस, टाइट और बड़ी कश्मकश वाली प्रोसेस है। क्या उस लेवल पर कुछ काम हुआ है? नई हाउसिंग पॉलिसी बोलती तो बहुत कुछ है, लेकिन वही इंप्लीमेंटेशन वाली बातें हैं। तो क्या रीडेवलपमेंट करना इस शहर में, अपार्ट फ्रॉम एफएसआई का आपको एडवांटेज है या बाकी जो प्रोसेस वाइज है, इज दैट इजी? वहां कुछ सरलीकरण हुआ है, वहां कुछ आसानी हुई है? कुछ आसानी हुई है, कुछ आसानी नहीं हुई है। मेरे अंदाज से काफी आसानी कर दी है, तो स्पीड ऑफ अप्रूवल अभी बढ़ गई है और काफी हो रहा है। लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अब तक पूरा जो तरीके तक पहुंचना था वो नहीं हुआ है। तो मेरे अंदाज से सरकार को काफी आगे इसको करना है। लेकिन एक बात है विपिन जी, सब सब प्रोजेक्ट्स एक साथ में अप्रूव हो जाएंगे ना तो मार्केट डाउन हो जाएगा। तो उसके हिसाब से डिमांड का भी उसका क्या हो जाता है, प्रोग्रेसिव डिमांड रहती है। तो शायद ये जो स्पीड से वो दे रहे हैं वो काफी अभी ठीक है, क्योंकि प्रोपोर्शनेट डिमांड हो जाए। एक साथ में सब प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे मार्केट में तो अरविंद जी बताएंगे कि कैसे हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, क्योंकि सरप्लस इतने जल्दी हो जाते हैं कि इट इज बिकम्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू हैंडल द सरप्लसेस एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। अब्सॉर्प्शन इन मुंबई इज वेरी स्ट्रांग, तो अब्सॉर्प्शन तो हो ही जाएगा, लेकिन यू कैन नॉट डंप टू मच मटेरियल एट वन टाइम इन द मार्केट इन वन पोजिशन ऑन वन क्वार्टर और वन पीरियड। तो मेरे अंदाज से ये स्पीड जो है वो ठीक है, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव करने की जरूरत है। जी, तो मैं इस कंटेक्स्ट हाँ, में एक बिल्कुल, छोटी सी देखिए, जो खासकर रीडेवलपमेंट पे अगर मैं सिर्फ स्टिक करूं तो एक महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज 1960 का जो एक्ट है उसका एक प्रोविजन है 79A। ओके, टेक्निकल बातें इसलिए थोड़ा कम करूंगा। तो उसमें क्या है, तमाम सारे उसमें स्टेप्स दिए हुए हैं कि क्या क्या करना है बिफोर यू कैन एक्चुअली गो इनटू रीडेवलपमेंट। ओके, उसको नेविगेट करना कई बार सोसाइटीज़ के लिए बहुत पेचीदा रहता है और अक्सर वो उसमें उलझ के रह जाते हैं। 2-2, 3-3, 4-4 साल तक वो आपस में डिसाइड ही नहीं कर पाते कि भाई कौन सा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट अपॉइंट करेंगे। 51% लोगों की अप्रूवल आई कि नहीं आई, आने के बाद फिर अगर कोई बैकआउट कर जाता है तो ये एक रोज़मर्रा की इशू है रीडेवलपमेंट में, जो उसको हमेशा स्लो डाउन में डालती रहती है। तो मैंने सोचा ये छोटी सी बात ऐड कर दूं कि 79A है तो बड़ा कॉम्प्रहेंसिव, लेकिन उसमें जो स्टेप्स हैं कई बार उसको फुलफिल करने में बहुत समय गंवा देती हैं सोसाइटीज मेंबर्स आपस में। हाँ, ये मल्टी प्रॉन्ग एक थोड़ा सा इशू रहता है। वही मैंने आपसे कहा कि बहुत सारे, मतलब क्योंकि एक साइड है जो डेवलपमेंट वाली साइड है जो निरंजन जी को हैंडल करनी होती होगी, और दूसरा जो लोग हैं जो वहाँ रह रहे हैं उनके बीच में कैसे चीज़ों को चलाना। और वो कई सारी हमारे पास प्रॉपर्टी गुरु में भी लोगों की शिकायतें कह लूँ या सवाल आते रहते हैं उनको लेकर। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा मामला पेचीदा है, वो अगर एक स्ट्रीमलाइन हो जाए तो चीज़ें। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो हमारे समाज को रियलाइज करना चाहिए कि इस तरह के हर काम के लिए कुछ हैं जो स्किल्ड एक्सपर्ट लोग हैं, उनके साथ काम करें। हम तो नहीं हैं, तो मैं अपनी मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो हैं रीडेवलपमेंट के एक्सपर्ट्स, रीडेवलपमेंट के जानकार, उनके साथ काम करें। अक्सर लोग सोचते हैं कि वो खुद कर लेंगे जी, और 1-1.5-2 साल बर्बाद करने के बाद फिर वो उस रास्ते पर जाते हैं। तो ये भी एक उसमें पेंच इसमें ये भी रहता है कि देखिए, अब ये तो हम जो बातें कर रहे हैं ये बहुत, मतलब जिसे कहते हैं थोड़ी सी ब्रॉड लाइन पर हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें। अब मुंबई देश की आर्थिक राजधानी, इतने चीजें, इतने वेस्टेड इंटरेस्ट और इतनी पेचीदगियां रास्ते में आती होंगी। निरंजन जी, इसीलिए हमें बात करनी पड़ती है। अगर ये बिल्कुल सीधा सरल सा मार्केट होता तो उतना जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, एक फैक्टर और निरंजन सर, और वो ये कि हमने बात की, अब क्योंकि प्राइम प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, वो सब अच्छा चल रहा है, बहुत ही रोजी सा टाइम है, लेकिन ये सब कुछ टॉप 1
से लेके 10% तक की कहानी है। रेस्ट ऑफ द पीपल जो मिड लेवल हाउसिंग या मैं कहूँ अफोर्डेबल हाउसिंग जिसकी बात अभी बिल्कुल ही पीछे चली गई है, वहाँ पे क्या चल रहा है सर? बिकॉज यू आर ऑन द ग्राउंड, तो आप उस चीज़ को बेहतर बता पाएंगे। अफोर्डेबल हाउसिंग मुंबई में बन नहीं सकती क्योंकि जगहों की और दाम इतने बढ़ गए हैं, रेडी रेकनर रेट सरकार ने इतना बढ़ा दिया है और ओवरऑल प्राइसेस ऑफ रियल एस्टेट इतने बढ़ गई है कि अफोर्डेबल हाउसिंग बन नहीं सकते। और जो रेडी रेक्टर रेट के सेल प्राइस है वो इतनी भी ज्यादा है हर एक एरिया में। आप सबर्बन बुलुंड के लोकेशन हो या बोरीवली के लोकेशन देखें तो वहां भी जो प्राइसेस हैं 20,000 25,000 से ज्यादा है, तो वो अफोर्डेबल सेगमेंट नहीं कर सकते। तो या सरकार करेगी या सरकार कुछ जमीन करेंगी जो प्राइवेट सेक्टर कर सकती है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट करके दे सकती है, या जो पेरिफेरल एरियाज में अभी खुल रही है जैसे आउटस्कर्ट्स ऑफ मुंबई, थाने, पनवेल और ये एरिया में शायद वहां कुछ हम कर सकें क्योंकि ओवरऑल जो कॉस्ट एडवांटेज है वहां आज की तारीख में है। लेकिन सरकार कॉन्स्टेंटली जो कॉस्ट ले रही है, जैसे हम रीडेवलपमेंट करते हैं तो वहां लगभग 50% जो हम प्राइस में बेच रहे हैं, एवरेज में बात कर रहा हूं, 50% ऑफ दैट इज गवर्नमेंट चार्जेस। जीएसटी है, स्टैम्प ड्यूटी है, लैंड अंडर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, डेवलपमेंट चार्जेस है, टीडीआर एफएसआई का जो खरीदी हम करते हैं उसका कॉस्ट है। तो लगभग हम 50,000 रुपये फुट पे बेच रहे हैं तो 25,000 तो सरकार को हम देते हैं। ये डिफरेंट कॉस्टिंग और करके दे हैं, तो ये पूरे बना इट इज अ ऑफिशियल कॉस्ट, सो इट इज देयर, और वो हम कर नहीं पाते क्योंकि दैट इज द गवर्नमेंट चार्जेस विच आर देयर। सो अफोर्डेबल हाउसिंग इन प्लेसेस लाइक मुंबई सिटी नॉट पॉसिबल फॉर प्राइवेट डेवलपर्स टू डू। वहां सरकार कर सकती है और कर रही है थोड़ा कुछ, लेकिन ज्यादातर पेरिफेरल एरियाज जैसे सिडको, नवी मुंबई, पनवेल वगैरह एरिया में सरकार कर सकती है या बस सरकार मदद कर सकती है क्योंकि हमारे जो पीएमएवाई स्कीम है वहां भी 45 लाख की लिमिट है। मुंबई में आपको जमीन के जो प्राइसेस आप करेंगे वो उसके हिसाब से भी आपको ये 45 लाख में नहीं जम रहा है। तो मेरे अंदाज से इसमें कुछ परिवर्तन करने की जरूरत है जहां प्राइवेट सेक्टर भी इस क्षेत्र में पार्टिसिपेट कर सके। दूसरे सिटीज में हो सकता है, वहां इट इज पॉसिबल टू गेट अफोर्डेबल लैंड एंड इट इज पॉसिबल टू डू दिस अफोर्डेबल हाउसिंग कंस्ट्रक्शन, और विरार, वसई ये एरियाज में हो रही है, बट दोज आर पेरिफेरल 50 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम मुंबई सिटी, 50-60 किलोमीटर्स अवे। जी जी, आई थिंक मुझे लगता है अरविंद जी, निरंजन जी सही कह रहे कि एक तो हो गया मुंबई, जो हम ये टिपिकल एक मुंबई मानते हैं, चाहे हमारा मेन लैंड आइलैंड सिटी हो या फिर थोड़े से एक्सटेंड जो सबब्स हैं वो वाली बात हो गई। लेकिन जो पेरिफेरी है, तो मैं एक आंकड़ा इस साल का देख रहा था, वो भी किसी रिपोर्ट में ही था, सो फर्स्ट हाफ की थी, जो ये कह रही थी कि मुंबई ने सेल्स को ड्राइव किया है थ्रू आउट द ईयर, मतलब हाफ ईयर, जिसमें ऑलमोस्ट 50% सेल तो प्रीमियम या मिडिल इनकम ग्रुप की थी, और जो 50% सेल थी वो ऐसे पेरिफेरी से आ रही थी जहां 50 लाख से कम के मकान बिके। तो ये क्या एक टिपिकल चीज को दर्शाता है? मतलब फिर तो मुझे लग रहा है कि मुंबई एफिशिएंट है। नहीं, देखिए ये बहुत मुश्किल नहीं है समझना, और अनफॉर्चुनेटली इसको सॉल्व करना भी आसान नहीं है। जैसा निरंजन जी ने कहा, अगर आपकी लैंड वैल्यू ही ऐसी है तो आप किसी फॉर्मूले के तहत यहाँ पे आप 50 लाख का घर बना ही नहीं सकते। ऊपर से आपकी जो अप्रूवल और तमाम फिक्स्ड कॉस्ट हैं जो कि रेगुलेटरी पर्पस से या गवर्नमेंट पर्पस से जाती हैं, अगर वो 35 से 50% हैं तो आपके पास बचा तो प्ले करने के लिए सिर्फ वो छोटा सा जो बाकी बचा हुआ है। तो लैंड फिक्स्ड है आपकी, अप्रूवल कॉस्ट फिक्स है आपकी, ये दोनों मिलाकर आपके प्रोजेक्ट का 80-85% या उससे भी ऊपर हो गया, तो बाकी बचे 10 से 15% में आप क्या ऐसा कर लेंगे या आप अफोर्डेबल बना लेंगे। तो इसलिए ये प्ले हो ही नहीं पाता। ये बनता है वहाँ जहाँ पर कि ज़मीन आपको यहाँ से काफ़ी कम कीमत पर मिले, जहाँ पर बाकी फिक्स्ड कॉस्ट आपकी कम हो जाएं। देखिए, एक छोटा सा हम वैल्यूएशन में जो सिद्धांत जानते हैं वो ये है कि जब कोई प्रोजेक्ट बनता है नया, तो उसमें लैंड की वैल्यू जो होती है वो डिपेंड करता है, कहीं पे 60% हो सकती है, कहीं 70, कहीं 80% होती है, और बाकी का बचा हुआ जो होता है वो कंस्ट्रक्शन और अप्रूवल कॉस्ट का होता है। अब अगर आपकी ज़मीन ही अगर 70-75% हो गई
और ज़मीन ऐसी है जिसने कि अपने आप को आउट प्राइस कर लिया मार्केट से, तो आप बाकी के 25% में चाहे आप कुछ भी कर लें, आप उसको अफोर्डेबल बना नहीं पाएंगे। तो आपको जाना वहीं पड़ेगा जो शहर से 30, 40, 50 किलोमीटर सिटी सेंटर से बाहर हो, जहां पर ज़मीन की कीमत कम हो, और वहां पर आप उन बाकी की सेम कॉस्ट को लेके बना सकें। तो इसलिए ये जो बैलेंस है, ये देखने में तो अच्छा लगता है कि हाँ भाई मुंबई और मुंबई के जो प्रीसिंक्ट्स हैं उनको मिला लें तो ये बड़ा बैलेंस सा है, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन भी है क्योंकि जहां आपको अफोर्डेबल चाहिए वहां आप नहीं बना सकते। आप 50, 70, 100 किलोमीटर बाहर जाकर बनाएंगे, लेकिन वो अपने आप में इनएफिशिएंट हो जाता है शहर की फंक्शनिंग के लिए। राइट। तो अब आप अगर पॉलिसीज़ की बात करें तो अगर हमें आपको याद हो 5 साल पहले सरकार की तरफ से वो अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कम्प्लेक्स की पॉलिसी आई थी, तो उसमें कुछ प्रोविजंस थे कि कैसे जो लॉक्ड पड़ा हुआ लैंड है प्राइवेट या सरकारी एंटिटीज़ के पास उनको लाके बनाया जाए। तो पॉलिसी तो अपने आप में अच्छी थी, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं पाया। तो उसको काम करने की जरूरत। ठीक है निरंजन सर, क्योंकि हैव टू गो, उनके मेहमान इंतजार कर रहे हैं, तो बस एक छोटा सा सवाल सर, फिर आप बिल्कुल प्रोग्राम छोड़ सकते हैं। और वो ये कि जीएसटी की जो अनाउंसमेंट हुई है, एक तोहफे के तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि वो दिवाली पे देंगे, उसका कुछ इम्पैक्ट आएगा कॉस्टिंग पे? अगर हम कहें कि हमें अफोर्डेबल हाउसिंग या उस वाले सेगमेंट पर जहां पर इनपुट कॉस्ट में भी शायद उससे थोड़ी कम होती हुई नजर आए। तो हमारे काफी जो रियल एस्टेट की इनपुट्स हैं वहाँ 28% कॉस्ट है सीमेंट, स्टील एंड अदर प्रोडक्ट्स के ऊपर, और जो भी कंसल्टेंसी एंड अदर चार्जेस, लेबर वगैरह का जो है वहाँ 18% जीएसटी लग रही है। तो ये दोनों काफी हाई एंडेड है और हमें इनको सेट ऑफ नहीं मिलता, हम रियल एस्टेट में इसमें सेट ऑफ नहीं मिल रहा। सो इसके कारण हमें जो कॉस्टिंग बढ़ रही है वो इसमें राहत आ जाए तो शायद कुछ सेगमेंट में, स्पेशली अफोर्डेबल सेगमेंट में काफी परिवर्तन आ सकता है। तो वो हम देखते हैं कि हमारे जो रॉ मटेरियल्स और कंस्ट्रक्शन एरिया में इसमें राहत आ जाएगी तो मेरे अंदाज से ज्यादा बेनिफिट अफोर्डेबल हाउसिंग में हो जाएगी, क्योंकि वहां कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज अ बिगर परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट। ये हाई एंड प्रॉपर्टीज में इतना अंतर नहीं आ सकता, इसमें बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में या मिड लेवल हाउसिंग सेगमेंट में भी इसमें काफी राहत मिल सकती है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। आपके इनपुट्स बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग दोनों रहे। चूंकि गेस्ट आर वेटिंग फॉर यू, तो मैं आगे का शो फिर अरविंद जी के साथ कंटिन्यू करता हूं। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग द शो। थैंक यू। राइट, तो अरविंद जी इस पर आपकी भी कोई राय, क्योंकि ये जो बड़े अनाउंसमेंट है जीएसटी वाली, आई थिंक बहुत, सीमेंट का तो हम जानते हैं कि अभी 28 में तो 18 में आ जाएंगे, ऐसे बहुत सारे मटेरियल होंगे जो शायद रैशनलाइज हो। ओवरऑल जो 1 और 5% वाला जीएसटी उसका तो नहीं पता कि उसका क्या होगा, लेकिन कम से कम इनपुट कॉस्ट में थोड़ी कमी जरूर आएगी। और हम इन दिनों उस पर कैलकुलेशंस और वर्किंग्स पे काम कर रहे हैं फिलहाल। तो ऐसा दिख रहा है साफ साफ कि जो 28% कैटेगरी में थे बहुत सारे जो इनपुट मटेरियल्स, उन पर तो डेफिनेटली बेनिफिट मिल जाएगा। जी जी। तो जैसा निरंजन जी ने भी कहा, ये एक तरह से बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकता है, बून हो सकता है मिड इनकम हाउसिंग के लिए, अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए भी। मिड इनकम हाउसिंग को खासकर काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो कितना होगा ये कहना, अभी एग्जैक्ट कहना मुश्किल है, पर ऐसा अंदाज़ा है कि इसका इम्पैक्ट 10 से 12%, 15% तक भी आसानी से पड़ सकता है फाइनल प्रोडक्ट कॉस्टिंग के ऊपर। और अगर वो पास ऑन होता है तो आई थिंक जी हाँ, अब मैं वहीं आ रहा था। अब ये ओनस आ जाएगा बिल्डर्स के ऊपर, डेवलपर्स के ऊपर, मार्केटर्स के ऊपर, कि वो उसको कन्वीनियंटली पास ऑन करें ताकि मार्केट में डिमांड बढ़ सके। यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक डिसीजन आ जाता है, मैनेजमेंट कॉल आ जाती है कि कितना पास ऑन करेंगे। जैसा अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे निरंजन जी कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्टॉक मार्केट में ला देंगे या बिल्कुल प्राइस को क्रैश करवा देंगे तो उससे भी मार्केट बहुत ज़्यादा डरता है। तो शायद ऐसा करें ना लोग, लेकिन इनपुट कॉस्ट के आधार पर डेफिनेटली बेनिफिट तो आना चाहिए। ऐसा सुना था कि दिवाली तक प्रधानमंत्री जी गिफ्ट की बात कर रहे थे, लेकिन एक संभावना
मुझे तो लगती है कि शायद अब नवरात्रि में ही हाँ, कहीं उससे पहले की भी बात हो रही है, एक तारीख है जो है, लेकिन अब जब तक नहीं आ जाता जी। मैं भी उस पर कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ कोशिश वो नवरात्रि के आसपास की है, ऐसा जी। हमें भी जो जानकारियां मिल रही हैं उस हिसाब से। तो इसको क्योंकि आज का जो आपकी रिपोर्ट पर ये पूरा शो था उसी पे कंक्लूड करते हैं कि फर्स्ट हाफ तो हो गया, ये रिपोर्ट प्रिडिक्ट भी कर रही है कि अगला हाफ कैसा होगा। और अभी निरंजन सर भी बोल रहे थे, उनके हिसाब से तो वो कह रहे हैं कि अब जो आने वाला वक्त है या अगला साल आप देखेंगे कि रिटर्न्स और भी बढ़ते हुए नजर आएंगे। रिपोर्ट क्या कहती है? जी, रिपोर्ट में भी लगभग ऐसा ही सेंटिमेंट है। रिपोर्ट एक चीज़ और कहती है कि ये समय जो है ये काफ़ी अनिश्चितताओं का समय है। इकोनॉमिक और टैरिफ वॉर्स शायद और बढ़े हुए दिखाई पड़ेंगे आने वाले समय में। मल्टीलैटरल ट्रेड टाइज की जगह बायलैटरल ट्रेड टाइज ज़्यादा होंगी। हम देख भी रहे हैं, इंडिया और यूके ने एक ट्रेड टाई कर ली है, ईयू के साथ बात चल रही है, ऑस्ट्रेलिया और तमाम अलग अलग देशों के साथ, चीन के साथ एक दोबारा दोस्ती का माहौल बन पड़ा है। तो इन सब की वजह से जो कॉशन का माहौल है ये बने रहने की संभावना है। लेकिन कॉशन का मतलब ये नहीं है कि ये जो कैपिटल की और रेंटल वैल्यूज़ की ग्रोथ है ये किसी तरह से कम होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। अगर आप एक मोटे तौर पर देखें, जो ग्लोबल जीडीपी की ग्रोथ है वो करीब 3% के आसपास होती है, और यहाँ पर भी जो आप ग्रोथ देख रहे हैं, मैं सिर्फ मुंबई की बात नहीं कर रहा, मैं औसत सबकी बात कर रहा हूँ, ये भी लगभग उसी रेट पर चलती है। कैपिटल वैल्यूज़ की ग्रोथ इस साल के पहले हाफ में सिर्फ 0.7% की हुई है, जो कि बहुत कम थी। ग्रोथ तो हुई फिर भी, पिछले साल ये 2.25% की ग्रोथ थी। और उम्मीद है कि जैसे जैसे ये डाउट के बादल छट जाएंगे या लोग इसको एक्सेप्ट कर लेंगे कि चलो अब ये अनसर्टेनिटीज रहनी है, तो ये वापस फिर वहीं पहुंचेगी। तो उम्मीद ये है कि आने वाले समय में कैपिटल वैल्यूज़ की ग्रोथ जो है वो अनसर्टेनिटीज़ के थ्रू तो नेविगेट करेगी, लेकिन ये वापस अपनी पुरानी रॉ में आ जाएगी, ऐसा लगता है। रेंटल वैल्यूज़ की ग्रोथ अब भी उम्मीद है कि कैपिटल वैल्यूज़ की ग्रोथ से ज़्यादा तेज़ी से होगी। जो मैंने पहले भी कहा कि लोग चूँकि पूरी तरह नहीं जानते कि क्या होने वाला है, तो रेंटल एसेट्स की तरफ ज़्यादा उनका फोकस हो जाता है। जी। दूसरा ये भी कहना ज़रूरी है कि जो मार्केट्स ज़्यादा सेफ दिखाई पड़ते हैं या ज़्यादा जहाँ पर आप कह सकते हैं कि वो एक इम्प्रेशन या पोजीशनिंग जहाँ पे ज़्यादा है, उन पर ज़्यादा इन्वेस्टर्स का फोकस है। तो चाहे वो टोक्यो हो, सिंगापुर भी है उनमें, बहुत सारे वेस्ट के मार्केट्स हैं, इटली में मिलान है और ये है, और साथ में मुंबई भी है जहाँ पर फोकस बने रहने की उम्मीद दिखाई पड़ रही है। तो ये अगर एक मोटा मोटा हम एक सार निकालना चाहें कि आने वाले समय की क्या प्रेडिक्शन है, तो वो कुछ इस तरह का दिखाई पड़ता है। राइट। तो आई थिंक तमाम अनसर्टेनिटीज के बीच जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन अभी भी फिर भी वो पॉजिटिव दिखाई दे रहा। हो सकता है कि थोड़ी उसकी रेट ग्रोथ रेट स्लो हो जाए, लेकिन वो रहेगा पॉजिटिव साइड पर ही। जी, ठीक है जी। तो चलिए इसी नोट पर, आई थिंक अच्छा नोट है, इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतने डिटेल में हमें ये रिपोर्ट समझाई, और आई थिंक इससे दर्शकों को भी एक अंडरस्टैंडिंग बनाने का मौका मिलता है रियल एस्टेट के बारे में। तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द स्टूडियो। और सभी दर्शकों का भी धन्यवाद, और प्लीज़ आपके इनपुट्स का हमेशा इंतजार रहता है, क्योंकि प्राइमरीली ये शो हम डिजिटल मीडियम पर डालते हैं, CNBC आवाज़ के यूट्यूब चैनल पे आता है और तमाम हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर। वहाँ पर आप सीधा कमेंट हमें कर सकते हैं, इसलिए आपकी राय तुरंत हमारे पास आ जाती है। तो बताइएगा कि शो कैसा लगा, इसके इर्द गिर्द कुछ और सुनना, देखना है, जानना चाहते हैं, आगे फेस्टिव सीजन ऑन है, उस पर भी बातचीत लगातार करते रहेंगे। लेकिन आपके जो कमेंट्स होते हैं उससे हमें इम्प्रोवाइजेशन का मौका मिलता है। तो ज़रूर शो भी देखिएगा, टीवी पर भी आपके लिए उपलब्ध होता है और सोशल मीडिया पे भी। तो फिर हमें बताइएगा कि शो आपको कैसा लगा। तो चलिए इस हफ्ते के लिए इतना ही, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।